बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान सामने आया है, जहां पर मंच से बृजभूषण का बयान उन्होंने दिया और वो बयान वायरल हो गया। नेहा सिंह राठौर को बृजभूषण शरण सिंह विष बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल में दोनों हैं, यानी विष भी और अमृत भी, और इशारों में ही नेहा सिंह राठौर पर बृजभूषण शरण सिंह ने निशाना साधा है। पूर्व सांसद बृजभूषण ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। तो बृजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान, मंच से बृजभूषण का बयान वायरल हो रहा है, यहां पर नेहा सिंह राठौर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने विष बता दिया। उन्हें कहा मोबाइल में दोनों हैं, विष भी और अमृत भी। नेहा मोबाइल में दोनों है, विष भी है और अमृत भी है। इसमें प्रेमानंद की कथा भी आती है, बड़ी अच्छी कथा इस समय चल रही है प्रेमानंद जी की। और इसमें नेहा राठौर एक जनी उन्होंने कविता हुई थी, एक लड़की पढ़ी है, कह रहे हैं इसमें सब है बेटा, अच्छाई भी बुराई भी, तो हमें अच्छाई को ग्रहण करना है। मोबाइल में दोनों है, विष भी है। तो पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और मंच से बोलते बोलते बृजभूषण शरण सिंह भावुक भी दिखाई दी। मन में भाव था ये कहते हुए बृजभूषण शरण सिंह के, लेकिन मंच से उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल में दोनों हैं। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि विष भी है और अमृत भी है। उन्होंने प्रेमानंद महाराज का जिक्र करते हुए कहा कि अमृत, और नेहा सिंह राठौर का प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें विष भी है। और मंच से बयान देते देते बृजभूषण भावुक दिखाई दिए और उन्होंने भावुकता में बोलते बोलते उन्होंने नेहा सिंह राठौर, जो कि भोजपुरी और मैथिली गायिका हैं, अपने गायिका के अंदाज में, अपने गाने के अंदाज से एक कटाक्षपन भी होता है। और आपको बता दें कि जिस वक्त महिला पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठी थी, उस वक्त नेहा सिंह राठौर ने लगातार बीजेपी की सरकार और बृजभूषण के ऊपर लगातार उन्होंने कविताएं करके कटाक्ष किया था, सटायर किया था उन्होंने कविता के जरिए। और उसको लेकर बृजभूषण शरण सिंह, ये मंच से देख सकते हैं, भावुक दिखाई दिए बृजभूषण शरण सिंह। उन्होंने नेहा सिंह राठौर का जिक्र किया लेकिन तुलना विष से, और प्रेमानंद महाराज का जिक्र किया लेकिन तुलना अमृत से। तो ये बयान हमने आपको सुनवाया, जो कि पूर्व सांसद बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह मंच पर विराजमान, और फिर बोलते बोलते उन्होंने नेहा सिंह राठौर को विष बता दिया और गोंडा में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान बृजभूषण शरण सिंह भावुक हो गए मंच पर। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हमारे साथ गोंडा से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, बृजभूषण शरण सिंह का ये कार्यक्रम कहां हो रहा था और किस बात का जिक्र करते हुए बृजभूषण ने इस वाक्य का प्रयोग किया कि मोबाइल में विष भी है और अमृत भी है? जी, आपको बता दें, हर वर्ष की बात इस बार भी प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम नंदी नगर ग्राउंड में बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा किया जा रहा था जी, जो आज द्वितीय चरण था। इसी चरण में बच्चों को समझाते हुए मोबाइल के प्रयोग को लेकर छात्रों को समझाया उन्होंने कि एक में प्रेमानंद की कथा भी आती है, दूसरी तरफ नेहा राठौर जी का बयान भी आता है, गाना भी आता है। वो एक गायत्री है, कवित्री है। तो इसी को लेकर उन्होंने नेहा राठौर पे कटाक्ष किया और बच्चों को समझाया कि मैं 300 रुपए की दिहाड़ी करते और मैं जमीन से आसमान पहुंचा।
जी। मैं गन्ने के ट्रैक्टर ट्राली से भाड़े से हम जमीन से उठे हैं, हम लोग किसान घर के बच्चे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मनोज जिस तरह से जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी थी और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, तो उस वक्त नेहा राठौर लगातार बीजेपी की सरकार और बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगातार उन्होंने एक कटाक्ष के अंदाज में उन्होंने गीत बनाया और लगातार उनका वीडियो काफी वायरल भी हुआ था जिस वक्त उन्होंने महिला पहलवानों को ऊपर लेकर गीत गाया था। क्या वो समय भी याद करके बृजभूषण को कहीं ना कहीं वो आघात तो पहुंचा था, क्योंकि विष की तुलना वो नेहा सिंह राठौर से कर रहे हैं? जी, आपको बता दें कि कैसरगंज लोकसभा से सांसद थे बृजभूषण शरण सिंह और पहलवान संघ के कुश्ती अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कुश्ती अध्यक्ष। महिला पहलवान की शोषण को लेकर जिस तरह वो विवाद के घेरे में आए थे, उनका टिकट बीजेपी ने काट के उनके बेटे को कैसरगंज से टिकट दिया और उनका बेटा 1.5 लाख वोटों से जीता और उनका बेटा सदर से विधायक है। राजनीतिक पकड़ उनकी पूरी मंडल में अच्छी है और हर वर्ष मंडल में वो प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं और बच्चों को समझाते हैं और उनको पुरस्कार वितरण करते हैं। और कहीं ना कहीं नेहा राठौर ने जो पहलवानों के जाने को लेकर वो बहुत अच्छा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं तो मनोज, वो जिस तरह से बृजभूषण जिक्र करते हुए वो उस समय उस दौर को याद किया उन्होंने, उनकी मंच पे लगातार देखा जा रहा है कि उनके आंख में आंसू हैं, मन में भाव है, एक कष्ट भी है उनके मन में उन्हें, क्योंकि बृजभूषण लगातार ये कह रहे थे कि हमें फंसाया जा रहा है, क्योंकि अचानक से ऐसे मन से भरे मन से ये कह देना कि आपको विष देखना है या अमृत देखना है। अमृत देखना है तो प्रेमानंद महाराज जी को सुनिए, उनकी कथाओं को सुनिए, लेकिन अगर आपको विष देखना है तो नेहा सिंह राठौर का, तो कहीं ना कहीं वो टीज भी सामने झलकता है उनके शब्दों से और आंसू उनकी आंख से। जी 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 बिल्कुल। आपको बता दें, कुश्ती संघ वाला जामवाला जब तक सांसद जी यही कह रहे थे कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, मैं बेटियों को, अपनी पहलवान बेटियों को अपनी बेटी की तरह मानता हूँ और यौन शोषण करने का कहीं ना कहीं दूर दूर से इसमें हुड्डा और उन लोगों का भूपेंद्र हुड्डा इन लोगों का हाथ है। मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। मैं अपनी बेटियों की तरह मानता हूँ, चाहे वो विनेश फॉरवर्ड हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, सब लोग हमारे यहाँ आते थे, रहते थे, खाते थे और मैं अब छोटे भाई की तरह पुनिया को मानता था, उनको बेटी की तरह मानता था। लेकिन क्या उनकी मानसिकता दिमाग में आ गई जिन्होंने मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा दिया, और जो आरोप जिस दिन लगाया उस दिन मैं दिल्ली में था ही नहीं। जी सांसद जी का ही कहना है। नहीं तो मनोज देखिए, अब उस वक्त को तो काफी समय हो गया है और इन दिनों, पिछले दिनों से देखें तो नेहा सिंह राठौर ने फिर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई गीत भी नहीं गाया, लेकिन अचानक से इस तरह का अगर हो रहा है और आंख में आंसू भी आ जा रहा है, आमतौर पर बृजभूषण शरण सिंह को रोते हुए, इतना भावुक होते हुए किसी ने नहीं देखा, इसीलिए वीडियो भी वायरल हो रही है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि भाई विष का जिक्र करते ही नेहा सिंह राठौर, कहीं ना कहीं नेहा के गीतों ने, उनके कविताओं ने बृजभूषण शरण सिंह को उतना आघात पहुंचाया है, इसीलिए वो विष का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि नेहा सिंह राठौर हो ना हो कटाक्ष जरूर करती है, लेकिन है तो एक महिला ही, और महिला को इस तरह से कहना, विष की तुलना कर देना एक महिला से, ये तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। जी आपको बता दें, नेहा सिंह राठौर एक गायिका है और वो भोजपुरी की सभी नेताओं पे कटाक्ष करती है। कोई बृजभूषण सिंह पे उन्होंने ऐसा कटाक्ष नहीं किया, वो सभी नेताओं पे कटाक्ष कर देती, चाहे वो योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो। तो वो कवित्री हैं, वो अपना गाना गाती हैं और गायिका हैं, तो इससे कुछ बहुत विशेष कोई सांसद जी के मन में क्या है भाई, अब आवाज तो है ही है, किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना भी गलत है ना। ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गोंडा में एक प्रोग्राम के दौरान बृजभूषण शरण सिंह जब यौन शोषण का जिक्र आया तो उनके मन में ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बृजभूषण शरण सिंह भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू, और इसके बाद फिर उन्होंने विष की तुलना उन्होंने की नेहा सिंह राठौर से। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर किए गए विवादित बयान ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो विदेशों में जाकर देश की छवि खराब कर रहे हैं। वहीं भारत विरोधी बयान देने वाली इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर संजय निषाद ने कहा कि कल को राहुल गांधी आतंकवादियों के साथ भी खड़े हो सकते हैं। अब संजय निषाद के इस बयान ने राजनीति को सातवें आसमान की पराकाष्ठा को पार कर दिया, यानी कि राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो गया। अंग्रेजों ने उजाड़ा था, अंग्रेजों ने से निषाद लड़े थे,
पूरे देश के निषादों के हितों के लिए कांग्रेस ने पूरे 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया दिया। आज के दिन में जब हमारे लिए मोदी खड़े हैं, हमारे लिए योगी जी खड़े हैं, तो हम हर जगह पूरे देश में मछुआरे आज मोदी के साथ खड़े हैं। अब देखो ना किसके साथ, भारत विरोधी व्यक्ति के साथ, भाजपा विरोधी व्यक्ति के साथ खड़े होकर फोटो कर। तो इसी तरीके से आप देखो कुछ दिन बाद आतंकवादियों के साथ भी खड़े रहेंगे। आज के दिन में इसी तरीके से रहा। तो मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस, सपा जो है, बसपा, ये पार्टियां इस जो निचले पावदान पर गरीब रहे उनकी विरोधी रही है। इसलिए विरोधी रही है कि आप देखो कि आज के दिन में अगर इन लोगों ने काम ही किया होता, 67 साल थे, तो आज के दिन में इतने गरीब, इतने बेचार लाचार कैसे रहते। अब उसको अर्थव्यवस्था चौपट था। आज के दिन में उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था चौपट थी। देश की अर्थव्यवस्था आज के दिन में 5वें नंबर पर आ गया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर। इसके लिए व्यवस्था सही करने के लिए ही राजनीति होती है, तो ये लोग चौपट करने वाले हैं। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में एक मेगा रैली की। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि हरियाणा में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक होना तय है। रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हमने कांग्रेस का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ एक जिले तक सीमित रह जाता था। बीजेपी ने पूरे हरियाणा को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। और अलगाव के उस कालखंड को वापस लौटाना चाहती है। वो कालखंड जिसके कारण हरियाणा की अनेक माताओं को अपनी संतानें गंवानी पड़ी। कांग्रेस हरियाणा की माताओं से उनकी संतानें छीनना चाहती है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस को आर्टिकल 370 फिर वापस लाने देंगे क्या? देश लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? साथियों, कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले। जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा हरियाणा से बेहतर कौन जानता है? हरियाणा में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो दलितों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2005 में गोहाना में कितना बड़ा कांड हुआ था, क्या उसे कोई दलित परिवार भुला सकता है? 2010 में मिर्चपुर कांड को क्या कोई भूल सकता है? 2012 में भगाना में जो कुछ हुआ था, फिर 2014 में
दलित बेटियों के साथ जो कुछ हुआ था, उस शर्मनाक घटना को याद करके ही रूह कांप जाती है। तब हमने ये भी दिखाया था कि मुख्यमंत्री हुड्डा जी और इनका दिल्ली का शाही परिवार सबके मुंह पर ताले लग गए थे। इसलिए कांग्रेस से यहां के दलित समाज को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। मैं तो कांग्रेस से एक और बात बताऊंगा। पहले कांग्रेस में जो एक अंदरूनी महाभारत चल रही है, अरे जरा उसे तो संभालो। जिस तरह यहां एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। हमेशा से ही बाबा साहब आंबेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी, आदिवासियों को अपमानित किया है। आप याद रखिए, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 14 दिन विदेश यात्रा के बाद आज स्वदेश वापसी हुई। वापसी पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं इस दौरान इंडिया वॉइस स्टेट हेड लोकेश नागर ने राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से खास बातचीत की है। जवाहर सिंह की इंडिया वॉइस से खास बातचीत सुनिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्वदेश वापसी विदेश यात्रा के बाद हो चुकी है। आज भव्य कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रखा। हमारे साथ मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे, जवाहर जी किस तरह का विदेश दौरा रहा और कितनी बड़ी उपलब्धि राजस्थान के लिहाज से इसको मानते हैं? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब पदभार ग्रहण करने के बाद से ही इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दे सकें, प्रदेश में निवेश ला करके यहाँ उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जा सकता है। और लगातार विदेशी कंपनियों से, देसी कंपनियों से, देश के लोगों से, उद्योगपतियों से सतत संपर्क करके इस राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने का जो उसका संकल्प है, वो दिखाई दे रहा है कि जिस तरह का उनका प्रयास है वो निश्चित रूप से सफल होगा। और राजस्थान में कंपनियां निवेश करेंगी क्योंकि माननीय मोदी जी की नीतियों पर पूरे विश्व के लोगों को विश्वास है और उसी सोच को लेकर आदरणीय भजनलाल शर्मा जी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनका प्रयास सफल होगा, राजस्थान में निवेश आएगा और यहाँ रोजगार के द्वार खुलेंगे। एक तरफ रोजगार और निवेश की बात हो रही है, दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से गोपालगढ़ मसले को लेकर चर्चा की, बयानबाजी की। देखो, विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण करता रहा है, विपक्ष पे कोई मसाला है नहीं। वो तिलमिला गए हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ निवेश कराने के लिए विदेशों के संपर्क में हैं। तो कांग्रेस के लोग इस बात से तिलमिला गए कि पहली बार बने मुख्यमंत्री और कम समय में 8-9 महीने में ही इतना बड़ा काम इस प्रदेश में कर रहे हैं कि उन्होंने शानदार बजट दिया जिस पर विपक्ष निरुत्तर हो गया। अब निवेश के लिए लोग लालायित हो रहे हैं क्योंकि माननीय मोदी जी की नीतियों पर विश्वास है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के क्रियाकलाप और उनकी कार्यशैली उस पर विश्वास है, तो उन पर कुछ बचा नहीं है। गोपालगढ़ में मैं स्वयं मौजूद था, आदरणीय वर्तमान जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं वहाँ प्रशासन के कहने पर गए थे। प्रशासन जब आतताइयों ने घेर लिया था, इस सरकार की तुष्टीकरण की नीति वहाँ हावी हो रही थी, तो वहाँ जिला प्रशासन ने मदद मांगी और ये लोग वहाँ पहुँचे। इन्होंने हिम्मत दिखाई, शांति व्यवस्था कायम की और निर्दोष लोगों की जान जाने से बचाने का काम किया। अब ये तुष्टीकरण सरकार, ये इनको कांग्रेस के लोगों को छोड़ना चाहिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विकासोन्मुखी सोच है उसके साथ खड़े हों, तुष्टीकरण बंद करें और इनकी जो हताशा है उससे उबर करके राजस्थान के विकास में सहयोग दें। एक अंतिम सवाल और, आरपीएससी को भंग करने का बयान एक बार फिर सचिन पायलट ने दिया है। दूसरी तरफ प्रदेश की जो सरकार है लगातार पेपर लीक में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार बनी है तभी से पेपर लीक माफिया पर लगातार ठोस कार्रवाई की जा रही है। 150 से ज़्यादा लोगों को जेल के अंदर पहुंचाया गया है। बड़ी बड़ी मछलियों पर भी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। निश्चित रूप से जो जो आवश्यक कार्रवाइयां सरकार को करनी होंगी उनको करें। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जिन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीतिक आरोप लगाया और साथ ही ये दावा भी किया कि भजनलाल के नेतृत्व में अब प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही विदेश से जो इन्वेस्टमेंट लाने का कार्य है वो भी अब तेजी से होगा। लोकेश नागर, इंडिया। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।